नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और ताल ठोक के हम लोग बोल रहे हैं अब की बार लॉकडाउन बढ़ाओ सरकार। जी, आपकी बार लॉकडाउन बढ़ाओ सरकार। हैशटैग हमारा है इंडिया मांगे लॉकडाउन। अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो आप इस पर ट्वीट करें, मैं आपकी राय को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इंडिया मांगे लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ देश, इंडिया मांगे लॉकडाउन हैशटैग है। हमको लगता है लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि आज भी मामले, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आपको बता दें 6,228 मामले अब आ चुके हैं। कुल मौतें 189 और 487 ठीक हुए हैं। लेकिन देखिए, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि जरूरत है, इसलिए कि इंडिया को इटली बनने से अगर बचाना है तो लॉकडाउन बढ़ाना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मैं आपको क्यों सचेत कर रहा हूं, कैसे सचेत कर रहा हूं, ये आप ग्राफ ध्यान से देखिएगा। तारीख अभी मत देखिए, तारीख 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च है। ये मार्च का है आंकड़ा इटली का, जहां 1 मार्च को 1694 केसेस थे। बहुत ध्यान से देखिए इसको। 2 मार्च को 2000, 3 मार्च को 2500, 4 मार्च को 3089, 5 मार्च 3858 और 6 मार्च 4636। ठीक, फिगर्स आपने देखी इटली की। अब अगर मैं सिर्फ डेट बदलूंगा, महीना बदलूंगा तो लगभग सेम ग्राफ है भारत का। कैसे, वो दिखाइए। इटली का ग्राफ अब देखिए, आप हुए हैरान। 1 अप्रैल 1834, 2 अप्रैल 2069, 3 अप्रैल 2547, 4 अप्रैल 3072, 5 अप्रैल 3577 और 6 अप्रैल 4281। मतलब आप अगर महीना बदल दें, मतलब 1 महीना पीछे चल रहे हैं। मतलब जो हाल इटली में पिछले महीने हुआ मार्च में, वो भारत में ना हो, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना है। देखिए, हमारा मकसद कोई पैनिक क्रिएट करना, आपको डराना नहीं है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ग्राफ भारत में जो अप्रैल महीने में है, ठीक वैसा ही ग्राफ इटली में मार्च के महीने में था। 2 विंडो में अगर ये ऐसे देखिए, ऐसे समझिए इसको आप। अब आप इसको ध्यान से समझिए। इटली में 1 मार्च को 1694, हमारे यहाँ 1834। फिर कैसे कैसे ग्राफ बढ़ा, ठीक वैसे ही ग्राफ भारत का बढ़ रहा है अप्रैल के महीने में, जो ग्राफ बढ़ रहा था इटली में मार्च के महीने में। बिल्कुल ग्राफ भारत का इटली जैसा, बस महीने का फर्क है। तो जो मार्च में हुआ इटली में, कहीं भारत में वो अप्रैल में ना हो। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ग्राफ को देखिए, पढ़िए। 4281 6 अप्रैल, अभी जो केसेस है वो हो चुके हैं 6228, 6228। तो लॉकडाउन बढ़ाना है क्योंकि भारत को इटली बनने से बचाना है। लॉकडाउन बढ़ाना है क्योंकि भारत को स्टेज 3 में नहीं लाना है। लॉकडाउन बढ़ाना है क्योंकि मौतों की दर को घटाना है। लॉकडाउन बढ़ाना है क्योंकि भारत को सामुदायिक संक्रमण के खतरे से बचाना है। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ केसी त्यागी हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं। आतिशी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। माजिद मेमन साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है। माजिद मेमन को मुझे बताया उनको जाना है, 2 से 3 मिनट के लिए हमारे साथ समय निकाल कर आए हैं। लेकिन पहले एक संबित आपसे शुरुआत, उसके बाद मैं माजिद मेमन आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, क्यों लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? हमको लगता है, ताल ठोक के जी न्यूज को लगता है इंडिया मांगे लॉकडाउन, लॉकडाउन बढ़ाना है क्योंकि भारत को इटली बनने से बचाना है। आपको क्या लगता है? देखिए अमन भाई, मुझे लगता है कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर डिबेट नहीं हो सकता है, उस पर डिस्कशन हो सकता है। और मुझे लगता है ये जो अच्छे लोग आज बैठे हुए हैं आपके पैनल में, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की तू तू मैं भी नहीं होगी। सब अच्छे तरीके से अपने विषय को रखेंगे। जहां तक लॉकडाउन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए समझाया है और कई राज्यों ने तो उसकी डिमांड भी की है। और उड़ीसा, जहां का मैं हूं, उस राज्य ने तो आज बढ़ा भी दिया है, लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने जब तमाम ऑपोजिशन के लीडर से बातचीत की तो वहां एक डिमांड सभी ने रखा है कि हमें लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये लंबी लड़ाई है
और बिल्कुल सही है, सबके विषय को ध्यान में रखते हुए इस पे निर्णय जल्दी ही टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लेगी। इसका क्या प्रारूप रहेगा मेरा अभी कहना उचित नहीं रहेगा। मुझे लगता है इस विषय पर प्रधानमंत्री ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मैं सिर्फ दो चीजें बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा। नंबर एक, जहां तक आपने ये कर्व दिखाया बिल्कुल सही है, ये कर्व फ्लैटनिंग की तरफ जा रहा था। अगर ये तबलीगी जमात वाला विषय नहीं होता, क्योंकि आज 40% कॉन्ट्रीब्यूटर और एक सुपर स्प्रेडर के रूप में तबलीगी जमात का केस आया है, तो अगर वो नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है लॉकडाउन उठ जाता। दूसरी बात, जो लोग इकोनॉमी को आगे रखते हैं और कहते हैं इकोनॉमी का क्या होगा, मैं उनको एक टर्म, एक मुहावरा है वो कहना चाहूंगा, अ लिविंग प्रॉब्लम इज ऑलवेज बेटर देन अ डेड वन। अगर एक प्रॉब्लम है और वो लिविंग है तो वो अच्छा है, बशर्ते कि कोई मर के प्रॉब्लम बने। हम जिएंगे तो इकोनॉमी को फिर से जीवित कर देंगे, हम ही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी को जीवित कैसे करेंगे, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। हेल्थ ओवर इकोनॉमी, ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ ओवर इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को हम संभाल लेंगे, लेकिन पहले लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है। हमारे साथ माजिद मेमन साहब हैं, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। माजिद मेमन साहब, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि एक तरीके के सामाजिक आपातकाल जैसे हालात हैं, सोशल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और ये हम ग्राफ तो दिखा रहे हैं माजिद मेमन साहब, इसलिए इंडिया मांगे लॉकडाउन, यू सपोर्ट? माजिद मेमन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? केसी त्यागी, ये सवाल मेरा आपसे, इंडिया मांगे लॉकडाउन, केसी त्यागी, और हालात भी उसी तरह के हैं। केसी त्यागी, देखिए, हम आज बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में वार्ता के लिए, चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए बैठे हुए हैं, और ये वार टाइप सिचुएशन है जैसा प्रधानमंत्री समेत कई सीनियर लीडर्स ने चिंता व्यक्त की है। मैंने 5-6 युद्ध, 65, 67, 71, उसके बाद फिर कारगिल, इन सबको मैं आई विटनेस हूं मैं। इसलिए युद्ध में जैसी परिस्थितियां होती हैं, कमोबेश वैसी परिस्थितियां आज पैदा। अच्छा, प्रधानमंत्री का बयान है, केसी त्यागी जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लड़ने के लिए प्रधानमंत्री का बयान आया, आप ही बोलिएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डर से काम नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। सही बचाव और सावधानी से ही कोरोना पर विजय संभव, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डर से काम नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना हो, हमको लड़ना है, लड़ाई लंबी है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डर से काम नहीं चलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हमको जीतना है, डर के आगे जीत है, डर के आगे कोरोना के बाद लाइफ है, जिंदगी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, कड़ाई से लड़ाई लड़नी है, और यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डर से काम नहीं चलेगा। बोलिए केसी त्यागी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर। और आपने जिस ग्राफ के जरिए इटली का, भारत का, मार्च का और अप्रैल का कंपैरिजन दिया है, उससे मैं चिंतित भी हूं और डरा हुआ भी, क्योंकि इस समय जो 3rd स्टेज बताई गई थी उस पर चेक नहीं हुआ है। जो जांच के लिए नमूने गए हैं उनकी रपट अभी आनी बाकी है, और यूं भी चूंकि बहुत ब्रॉड बेस इशू है। जिस इटली का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे 6% के करीब की जीडीपी जो है वो हेल्थ पे खर्च होती है। आपके यहाँ 1% खर्च होती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कई गुना अच्छा, अमेरिका का तो और भी अच्छा है जी। और यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिकन मुल्कों के मुकाबले में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रधानमंत्री का भी संदेश है, जो देश का भी संदेश है, WHO का भी है, वो है सिर्फ और सिर्फ बचाव, सोशल डिस्टेंस। उसके अलावा इसकी अभी कोई वैक्सीन भी बाजार में नहीं आई है। हाँ, कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भारत में कभी जुकाम के जरिए, कभी फ्लू के जरिए, कभी कोल्ड के जरिए, कई तरह से वो वर्तमान में मौजूद रहते हैं। आज मेरी पार्लियामेंट के जो हमारे माजिद मेनन साहब बैठे हैं, हमारे साथ राज्यसभा में रहे हैं जी, डॉक्टर भटनागर जी से बातचीत हो रही थी, जो पार्लियामेंटेरियंस का इलाज करते हैं। मैंने अपनी जानकारी के लिए भी उनसे पूछना चाहा, उन्होंने कहा बुरे दिन अभी आगे आने वाले हैं, लिहाजा एहतियात बरतिए, दवाई मत लीजिए, एहतियात बरत लीजिए। इसलिए अमन जी, आपने जो ग्राफ के जरिए जो चिंताएं व्यक्त की हैं, मैं उससे सहमत हूं। जी। और ये समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। एक तो मैं भी
सारी जिंदगी राजनीति करता रहा 40-45 साल, लेकिन मैंने युद्ध के दिनों में राजनीति नहीं की। जब भी युद्ध होता है हम सेना के पीछे खड़े होते हैं, उसका उत्साह और उमंग बढ़ाते हैं। आज भी जो सरकार के द्वारा की जा रहे प्रयास हैं, हमारे डॉक्टरों के द्वारा नर्सों के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं, दर्जनों खबरें आई हैं कि जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं और सफाई कर्मी हैं, वो भी इसकी लपेट में आए हैं। मैं उनको अपना सलाम पेश करते हुए मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि दूरी बनाए रखें, सावधानी बरतें, कानून को ना तोड़ें, चूंकि ये कानून तोड़ना जान तोड़ने जैसा हो जाएगा। और हमारे यहाँ कहावत है, जान है तो जहान है। माजिद मेमन साहब, आपको भी लगता है क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, माजिद मेमन साहब, लॉकडाउन जरूरी, इंडिया मांगे लॉकडाउन, हमारा हैशटैग सर? देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि जहां मैं बैठा हूं मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में, वहां के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। वो कुछ दर्शाते हैं जिससे लोगों को एक तरह का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है कि ये घंटों से बढ़ रहे हैं आंकड़े। इस संदर्भ में मैंने कुछ सुझाव भी रखे हैं यहाँ महाराष्ट्र सरकार के पास और मुंबई के कॉरपोरेशन पे भी, कि आप मुंबई शहर को पहले ले लीजिए। आप मुंबई शहर में भाई रफ्तार के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, घंटों के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक एक चिन्ह है हमारे लिए। हमें इस पर तुरंत सक्सेस पानी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि मुंबई को बांट लें, आप छोटे छोटे वार्डों में बांट लें, जैसे म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं। हर म्यूनिसिपल वार्ड में जिम्मेदारी दें आप डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर के लोगों को, जोन को, वार्ड ऑफिस को, नगर सेवकों को, और उन्हें कहिए कि मैदान में आपको पूरी हिफाजत के साथ उतरना है, रिस्क नहीं लेना है। आपको जो पाबंदियां हैं उनका लिहाज रखते हुए घरों घर जाकर लोगों को तपासने का काम करना चाहिए। टेस्टिंग की स्पीड बढ़नी चाहिए। जो स्लम्स में हजारों की तादाद में कीड़े मकोड़ों की तरह से मुंबई जैसे शहर में लोग बसते हैं, इस तरह से सोते और इस तरह से रहते हैं कि जैसे पैर फैलाने की जगह नहीं। ऐसी अवस्था में क्या इंसान की जिंदगी की कीमत कम होगी? हरगिज नहीं। हमें चाहिए कि मुंबई जैसे शहर में, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, मगर जितना अच्छा काम वो कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से ये बीमारी का जो भूत है ये हम पर हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो हमको जहां तक कि लॉकडाउन को बढ़ाने की बात है, जैसा कि आपका ये आज का टाइटल है, मैं ये कहूंगा ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष, विरोधी पक्ष का नेता क्या कह रहा है या सत्ताधारी पक्ष, ये कोई सवाल नहीं पैदा होता। हम सब एक हैं। हम सब पर ये बीमारी एक ताकत के साथ जुटी है और हम सब एक ताकत के साथ उसके साथ लड़ रहे हैं। विरोधी पक्ष को अलग रोल अदा करना है, सत्ताधारी को अलग रोल अदा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम में कोई मतभेद नहीं है। हम सबको अपनी जान प्यारी है और हम सबको अपने गरीब नागरिकों की जान प्यारी है। बढ़ना चाहिए लॉकडाउन सर। कि एक जान भी जाया न हो, इसके लिए हमें जो कदम उठाने हैं कि एक मजबूरी है कि हम लॉकडाउन करके अपने घरों में बैठे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति जो 1 घंटा बैठ नहीं सकता था, वो आज घंटों बल्कि माजिद मेमन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। महाराष्ट्र के नंबर्स बहुत चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में केसेस 1200 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पूरे देश में। तो अगर हम लोग कह रहे हैं इंडिया मांगे लॉकडाउन, आपको लगता है लॉकडाउन बढ़ना चाहिए 14 अप्रैल के बाद भी? आपको लगता है मौजूदा नंबर्स को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए? लॉकडाउन के बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक, अगर हम मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जिसका मेरा अपना अनुभव है, देश का तो आकर सारे नजरें मेरी लगी पड़ी हैं इंटरनेशनल न्यूज पर भी, लोकल न्यूज पर भी, मगर मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा दर्शकों को कि मेरा अपना भी अनुभव ये है कि मुंबई की फजा, मुंबई की हवा भी साफ हुई है। मुंबई के पानी, समंदर का पानी भी देखने से नजर मालूम होता है कि पिछले 2 हफ्तों से हम लोगों ने जो ये लॉकडाउन किया है, कोई हवाई जहाज ऊपर से नहीं गुजरा, कोई गाड़ियां नहीं चलती हैं, प्रदूषण नहीं हुआ। इस प्रदूषण के कम होने का सेहत पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। अगर किसी भी सूरत में हमने डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए इस महामारी की लड़ाई में
पूरी ताकत जोड़ दी तो मुझे यकीन है कि हम इसे हरा देंगे, इसमें कोई शक ठीक। नहीं। अच्छा, ट्विटर पर लगातार बार बार ये इंडिया मांगे लॉकडाउन के जरिए लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इटली वाली फिगर्स एक बार फिर से दिखाया जाए, ग्राफ एक बार फिर से लोग देखना चाह रहे हैं। मेरे साथ आतिशी भी हैं, मेरे साथ रूपा गांगुली जी भी जुड़ चुकी हैं। आतिशी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार वो इटली वाला ग्राफ जो कंपैरिजन वाला है वो एक बार नंबर्स, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं भारत इटली के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, हमको इसको रोकना होगा। भारत को इटली बनने से बचाना। एक बार जल्दी से आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने एक बार फिर से ग्राफिक्स से डलवाया, आप देख लीजिए इटली में क्या हुआ था मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में भारत में क्या हो रहा है। देखिए कमोवेश बिल्कुल एक जैसा ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। 1 मार्च 1600 से लेकर सीधा हम 4600 तक पहुंच गए हैं और 1 अप्रैल में 1800 से लेकर हम 4281 तक पहुंच गए हैं। आतिशी, इसलिए दिल्ली में भी 20 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स को सील किया गया है और लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। दिल्ली सरकार क्या कह रही है, आप क्या कहती हैं? देखिए, लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, मैं सहमत हूं। जो अभी तक पैनलिस्ट ने बात की है, ये कोई राजनीतिक या डिबेट का मुद्दा नहीं है। ये तो एक तरह से आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, हमें पता है कि लॉकडाउन सबके लिए एक बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि किसी के लिए आसान नहीं है। जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से लोग अपने घरों के अंदर बैठे हैं, एक बेसिक जरूरतें को भी पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ठीक कह रही हैं आप, जनता को ये आश्वस्त होना पड़ेगा कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, सारे आंकड़ों को देखते हुए, सारे तथ्यों को देखते हुए, सब डॉक्टर्स से बात करके जो भी देश के हित में निर्णय होगा उस निर्णय को लेंगे। और जैसा मैंने कहा, ये सबके लिए मुश्किल समय है, पर ये भी फैक्ट है, ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद। लेकिन अभी देश के सामने बहुत एक विकट परिस्थिति है। विकट इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो एक स्वास्थ्य का खतरा है जो कोरोना की वजह से है, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति जो आज देश के सामने है वो एक भुखमरी की भी परिस्थिति है। कि आज अगर आप देखिए कि मैं खुद आज एक फूड सेंटर में अपनी विधानसभा में थी, वहां पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी जो लोग वहां पे खाना खाने आए थे। आप धारावी के भी विजुअल्स देखिए जो कल आ रहे हैं, वहां पे तो 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत मुश्किल निर्णय है सब सरकारों के लिए कि इस पे आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि स्वास्थ्य की भी एक विकट परिस्थिति है। आने वाले समय में ये जो मरी की एक समस्या हो सकती है वो एक बहुत विकट विषय है। तो सब सरकारें सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी जनहित में निर्णय होगा जरूर लेगी। क्या जनहित में, रूपा गांगुली जी, जनहित में, देश हित में इस टाइम लॉकडाउन बढ़ाना ही है? जिस तरह के हालात हैं, आज के नंबर्स भी बहुत चिंताजनक हैं। कुल मामले 6228 और 189 लोगों की मौत, ये आज की फिगर्स है मेरे पास। रूपा गांगुली जी। जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा है, बात बिल्कुल सच है कि कंडीशन बहुत सीरियस है, कठिन है, बहुत परिस्थिति कठिन है। लेकिन लॉकडाउन में अगर सब लोग सही तरीके से लॉकडाउन पालन करते तो शायद इसका हम ये परिस्थिति नहीं पहुंचती। ये परिस्थिति में शायद हम नहीं पहुंचते। ये परिस्थिति में अब हम पहुंच चुके हैं, तो लॉकडाउन बढ़ाने के सिवा और कोई चारा तो हमें दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा सुझाव मैं आपके जरिए, आपके शो के जरिए लोगों तक और नेतृत्व तक पहुंचाना चाहती हूं कि देखिए, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, तो जो भी आंकड़े मिलेंगे स्टेट से ही मिलेंगे। कई स्टेट आके बहुत अच्छे से उनकी डिटेल दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि सैटेलाइट पिक्चर्स के द्वारा एग्जैक्टली हम पता लगाएं, जैसे कुछ राज्यों ने किया है कि कुछ जोन को ब्लॉक कर दिए हैं, बिल्कुल ही लॉक कर दिए हैं कुछ जोन्स को। उस तरह से अगर जोन ब्लॉक किया जाए, जहां जिस बाजार में बहुत भीड़ लग रही है हर दिन, आज भी अभी भी सुबह जैसे मेले बैठ रहे हैं, तो वो बाजार में सब लोग आ रहे हैं खरीदारी में और घूमने भी आ रहे हैं कुछ लोग देखने में जी। तो वो ऐसे सैटेलाइट पिक्चर्स के द्वारा हम ये निर्णय ले कि एग्जैक्ट सिचुएशन कहाँ कैसा है लॉकडाउन में, उसके ऊपर निर्णय लेना भी आसान हो सकता है।
और ये मेरे ख्याल से हुआ भी, मतलब यूपी में जिस तरह से हुआ, कोरोना प्रभावित जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनको सील किया गया, बिहार में किया गया, मुंबई में किया गया, हर राज्य में इस तरह से राज्य स्तर पर दिल्ली में किया गया, 20 से ज्यादा हॉटस्पॉट्स को सील किया गया। लेकिन जिसका भी जिक्र आपने किया, सियासी संक्रमण भी तो हो रहा है ना ममता बनर्जी की तरफ से। इस मौके पर भी किस तरह की सियासत हो रही है, वो एक छोटा सा बयान, उसके बाद मैं राहुल के पास आऊंगा। राहुल चक्रवर्ती हमारे साथ टीएमसी है, वो एक छोटा सा बयान ममता बनर्जी का। 11 লক্ষ পিপিই অর্ডার দিয়েছি যাতে আমাদের চিকিৎসকরা আস্তে আস্তে এগুলো পায়। 2,07,100 আমরা এর মধ্যে পেয়েছি ডেলিভারি, এখনো পেন্ডিং আছে 8,92,900। আস্তে আস্তে তৈরি করছে ওরা, কারণ এটা তো আগে ছিল না, নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে। যারা করে দিচ্ছেন তাদের বলবো একটু তাড়াতাড়ি করে আমাদের তৈরি, যারা করছেন তাদের অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। मतलब लाइक सीरियसली, मतलब ममता बनर्जी कह रही हैं, राहुल आपको ये वाकई ये सीरियस लगता है कि जो पीपीई भेजे गए उसमें भी रंग के पीछे कोई साजिश होगी, पीले कलर का क्यों भेजा? सीरियसली ये मुद्दा है राहुल आपके हिसाब से? ममता बनर्जी को लग रहा है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि पीले कलर की पीपीई क्यों भेजी, व्हाइट ब्लू कलर क्यों नहीं भेजा? अमन एक बात मैं कहूं पहले, अमन एक बात मैं कहूं पहले, पहला बात तो ये है ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह से लड़ रही है सामने आके, एक्चुअली शी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरह से सामने आके पूरा नेतृत्व कर रही है, पूरा हर जगह खुद जा रही है, मगर ये नहीं है जो हौसला बढ़ा रहे हैं डॉक्टर लोग को, नर्स लोग को, जितना जो सफाई कर्मी हुए हैं सबको ये हौसला बढ़ा रही है ममता बनर्जी। एक तो ये है, दूसरा बात ये है, मैं अमन ये कहना चाहता हूं जो अभी वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, या ममता बनर्जी को समझा रहे हैं चाहते हैं। रूपा जी ने एक बात बताया, या ममता बनर्जी को समझा रहे कि पॉलिटिक्स का समय नहीं है, पॉलिटिक्स ना करें। अच्छा तरह से समझती है ममता बनर्जी अभी तक किसी का बारे में ऐसा एक लफ्ज भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ये बात ही है, मैंने अभी ये बात नहीं उठाना चाहता हूँ येलो कलर का क्यों निजामुद्दीन में, किस लिए रूपा जी को मैं, अमन मेरा बात सुनने दीजिए प्लीज, निजामुद्दीन में क्यों जानना चाह रहा हूं, क्या दिक्कत क्या है, पीले रंग से क्या दिक्कत है, भगवा नजर आ रहा है क्या? इंटरनेशनल फ्लाइट इतना देर से बंद किए हुआ बात हुआ। सुनिए, सवाल मैं नहीं करना चाहता हूँ, राज्य को 36,000 करोड़ रुपया बाकी है, वो पैसा नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है, पूरा पीपीई क्यों नहीं आ रहा है, मास्क क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये सवाल नहीं उठाना चाहता हूँ। ममता बनर्जी बार बार कह रही है, ममता बनर्जी लड़ रही है, राज्य अपना ताकत पर लड़ रही है पूरा, और जो राज्य लड़ रहा है, ममता बनर्जी लड़ रही है, उसको सलाम करना चाहिए। राज्य कोई राज्य नहीं लड़ रहा, देश लड़ रहा है कोरोना से। सुनिए, देश तो लड़ रहा है, देश तो लड़ रहा है, देश लड़ रहा है राज्य, मगर अमन आपको मालूम। नंबर 2, राहुल एक मिनट रुकिए ना, राहुल एक मिनट, आपके पास अगर कोई तर्क है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप मुझे प्लीज दीजिए कि क्योंकि पीपीई जो ड्रेसेस हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, वो येलो रंग के भेजे, व्हाइट ब्लू नहीं भेजे, क्या मतलब है इसका? कुछ भगवा वाला एंगल आ गया क्या इसमें? क्या दिक्कत क्या है पीले रंग से? क्या पॉलिटिक्स से ये सियासी संक्रमण ज्यादा मार रहा है? मगर असली बात तो आप नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जब बोला पैसा का बारे में, सुदीप बंदोपाध्याय ने जो था अगला मीटिंग में प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को बोला है जो भाई पैसा भेजिए, किस तरह से लड़ा जाएगा। और बात यह है अमन, मैं अभी राजनीति का बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, इस वक्त है पूरा सभ्यता संकट में है, हम लोग पूरा देश लड़ रहा है, इकट्ठा लड़ेंगे, इकट्ठा एक साथ लड़ना चाहिए, मगर लड़ना चाहिए हम लोग को। और ममता बनर्जी खूब जानती है, और ममता बनर्जी ऐसा मुख्यमंत्री है जो सामने आके फ्रंट पर लड़ रही है। आप लोग को बधाई देना चाहिए, उल्टा आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का ढंग ले आ रहा है, आपको बधाई देना चाहिए। ममता दीदी को समझाइए ना, आप सुनेंगे शायद, ममता दीदी को समझाइए ना, इस संकट काल है, जानता है, आप लोग को समझने का दरकार नहीं है, आप लोग को दरकार नहीं है समझाने का। कोरोना संक्रमण से लड़ लेंगे, सियासी संक्रमण से लड़ना मुश्किल होगा, करना चाहिए, सियासी संक्रमण प्रधानमंत्री को बोलिए जो अकाल दीपावली नहीं मनाए, अकाल दीपावली नहीं मनाया पूरा देश भर। सर वो तो किसी ने नहीं, पूरा पैसा भेजने का जरूरत है, वो संबित उसके बाद में आगे संबित कोई साजिश कर रहे हैं आप लोग, बंगाल में पीपीई येलो कलर की भेज दी आप लोगों ने। मुझे तो आश्चर्य होता है, भगवा वाला एंगल है इसमें। नहीं, कल से जब मैंने ये न्यूज देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे 5-6 बार ये न्यूज पढ़ना पड़ा कि वाकई ये इसमें हकीकत है या ये फेक न्यूज है। फिर बाद में मालूम चला कि सच्चाई है। ममता बनर्जी ने कहा हम येलो रंग का पीपीई नहीं लेंगे, हमें व्हाइट या ब्लू रंग के पीपीई चाहिए। ममता बनर्जी को बता दें कि विश्व में बहुत सारी जगहों पर येलो रंग की पीपीई होती है, ये येलो रंग की पीपीई नहीं होती है, किसने कहा आपको? इसमें भी अगर भगवाकरण आप देखेंगे तो कैसे हम लड़ेंगे, आप बताइए इतने बड़े युद्ध में। दूसरा, एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बंगाल को लेके हुआ है जो मुझे बताना चाहिए यहाँ पर। वहां पे एक कमेटी बना दी गई है कि अगर कोई डेथ होता है, वो डेथ डॉक्टर सर्टिफाई नहीं करेगा कि वो कोविड के कारण हुआ है या नहीं, वो कमेटी सर्टिफाई करेगी। तो इसके कारण जो कोविड
डेथ्स हो रहे हैं उनकी संख्याओं में कहीं ना कहीं ये भावना ऐसा बात नहीं है संबित जी, ऐसा बात नहीं है सर। मैं कंप्लीट कर मेरा ख्याल से आप सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सही बात नहीं बोल रहे हैं संबित जी। राहुल भाई, यह चिल्ला चोट का डिबेट बिल्कुल नहीं है। मैं ममता जी का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जो हकीकत न्यूज़पेपर में डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ संबित, जो पैसा हम लोग मांगा था मार्क्स 9,000 का, 9 लाख का, वो कहाँ गया? मैं पूरा बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा साहब। नंबर एक कि कुछ ऐसे भी विषय आए हैं, अखबारों ने छापा है कि संख्याओं को छुपाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। नंबर एक, सबसे बड़ी बात है, जहां तक लॉकडाउन के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां साइंटिफिकली डिस्कस होना चाहिए, जिसको R0 कहते हैं। परसों लव अग्रवाल जी ने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इसे रखा, उससे पहले भी हम सब लोगों ने इसे ट्वीट भी किया और बोला भी था कि अगर देश में कोई लॉकडाउन नहीं होता है और एक व्यक्ति संक्रमित है, तो एक व्यक्ति एक महीने में 406 लोगों को संक्रमित करेगा अगर लॉकडाउन नहीं। अगर 50% लॉकडाउन है और एक व्यक्ति इस देश में संक्रमित है, तो एक महीने में वो व्यक्ति 15 लोगों को संक्रमित करेगा। और अगर 75% लॉकडाउन है, तो वही एक व्यक्ति एक महीने में 406 की जगह पे केवल 2 या 2.5 अर्थात 2 या 3 लोगों को संक्रमित करेगा। तो सोचिए, अगर 75% लॉकडाउन भी हम मेंटेन रखते हैं, हम ये तो आपको निजामुद्दीन को याद रखना चाहिए था। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ममता बनर्जी तो निजामुद्दीन का सपोर्ट कर रही है, आप क्यों यहाँ पे चिल्ला रहे हैं? ममता बनर्जी वो उनको भाई बुला रही है कि तबलीगी हमारे सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई सपोर्ट का बात नहीं है। दिल्ली पुलिस क्यों सपोर्ट किया, मैं उसको ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा सीरियस डिबेट है, एक मिनट राहुल, बीच में एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे ना, एक एक करके बोलेंगे ना। मैं आपका नाम लूं, आप तब बोलिए प्लीज। समय जल्दी से कंप्लीट। केसी त्यागी साहब, आ रहा हूं आपके पास। ये जो R0 के विषय में मैंने आंकड़े रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर 75% लॉकडाउन भी सक्सेसफुल होता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट होता है। और हम सब अगर ठान ले और 100% लॉकडाउन कर ले, तो देखिए इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। इस डिजीज का एकमात्र क्योर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द क्योर। इसीलिए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है और अन्य गति नास्ति, कोई दूसरी गति, कोई दूसरा उपाय। वही मेरे ख्याल से जो रूपा गांगुली ने कहा कि लॉकडाउन का अगर 100% पालन होता, केसी त्यागी जी, अगर 100% लॉकडाउन का पालन होता केसी त्यागी जी, तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। केसी त्यागी, मैं आपसे सहमत हूं और जो हमारे मित्र बंगाल के राहुल जी कह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि केंद्र की तरफ से कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। जो एनडीए रूल्ड स्टेट है, मैं बिहार का आपसे कहना चाहता हूं, हम भी जितनी आवश्यक सहायता केंद्र से मांग और चाह रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वहां पर मंगल पांडे जी, उन्होंने जो जो इच्छाएं सरकार की तरफ से जाहिर की हैं, वहां भी पूरा नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार के सामने भी मामूली चुनौती नहीं है। एसोचैम ने आज 8 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, पूरा हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम खराब हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है, कुछ ओले से, कुछ हवा से, कुछ तेज पानी से, और अभी तक कटाई शुरू नहीं हुई है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसका संकट इससे भी भयानक है। तो ना तो ये मोदी जी की असफलता है, न ममता जी की है, न नीतीश जी की है, न केजरीवाल जी की, ये प्राकृतिक प्रकोप है जी। एक तो आइसोलेशन, लॉकडाउन और सारे 130 करोड़ लोगों की एकता वही कोरोना को हरा सकता है। ये समय सियासत का नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर लड़ेंगे पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। आज सारे के सारे ये लोग मान जाएं तो ना। आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना आज? कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको डिटेंशन सेंटर्स बना रखा है। डिटेंशन सेंटर से तुलना करें क्वारंटाइन सेंटर्स की, तो क्या कोरोना संक्रमितों को खुला छोड़ दें? अब ये सुनकर लोग क्वारंटाइन सेंटर्स जाना बंद कर देंगे, तो क्या कपिल सिब्बल के घर पर भेजेंगे? वो डिटेंशन सेंटर कह रहे हैं। एक बार बयान सुना देते हैं कपिल सिब्बल का, मैं आ रहा हूं। एक बार बयान सुना देते हैं कपिल सिब्बल का, उसके बाद अब्दुल रज़ाक खान मैं आपके पास आऊंगा। कपिल सिब्बल का वो बयान एक बार सुना देते हैं। इनका जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम था, लॉकडाउन का प्रोग्राम था, वो तो विफल रहा। कई लोग घर भी चले गए 200, 300, 400 किलोमीटर चल के, और कई ऐसे भी लोग हैं जो आप भी लाखों की तादाद में आज भी डिटेंशन सेंटर में हैं। एक किस्म का डिटेंशन सेंटर है। तो इनका
मतलब हद है इस चीज की, लापरवाही है। सियासी संक्रमण सोचिए, डिटेंशन सेंटर इसको बताया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर्स। अगर ये डिटेंशन सेंटर्स हैं, यहां पर लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से कपिल सिब्बल साहब को अपना नंबर शेयर कर देना चाहिए। जो भी लोग हैं उनके घर चले जाएं, क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स में तो नहीं भेजा जाना चाहिए ना। हैरानगी होती है सियासी संक्रमण को लेकर। हमारे साथ जगदीश जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, लॉकडाउन का अगर 100% पालन होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। नंबर एक, आपको भी लगता है लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, यही एक ऑप्शन? डॉक्टर जगदीश प्रसाद। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से आप आंकड़ा दिखा रहे हैं, और लॉकडाउन जो हुआ है तो सही ही हुआ है और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इस बीच में हम लोगों को, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग जो जमाते आए, चाहे जो भी लोग आए, चाहे जहां भी गए इकट्ठा हुए, वो सब ठीक नहीं हुआ और न हम ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। तो जब तक हम ट्रैकिंग, हॉट स्पॉट, एवरी इंडिविजुअल को हम टेस्ट ना कर लें और जब तक हमारा ग्राफ नीचे नहीं आने लगे तब तक, क्योंकि हमने सोचा था मेडिकली कि अगर लोग कांटेक्ट में आ गए हैं और अगर लॉकडाउन 100% है तो इस ग्राफ को, हमारा उम्मीद था कि 8 तारीख के बाद इस ग्राफ को नीचे आना चाहिए था। इसका मतलब कि लॉकडाउन नहीं हुआ अच्छी तरह से 100% और लोग कांटेक्ट में आते गए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक है या कांटेक्ट में आए उनको हम ट्रेस नहीं कर पाए, उनको हम टेस्ट नहीं कर पाए, उनको हमको टेस्ट करके क्वारंटाइन कर देना चाहिए था। आप देखिए, भिलवाड़ा एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जहां पर 22 लाख लोगों का टेस्ट किया गया। तो क्यों नहीं हम इस तरह से एक सप्ताह लगातार, अभी आज से अभी लॉकडाउन चालू है, इस वीक में हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हॉट स्पॉट ट्रैकिंग करके, सारे लोगों को स्क्रीनिंग करके, जितने लोग भी कांटेक्ट में आए हैं, अगर एक आदमी भी को है और जितने लोग के कांटेक्ट में आए सबको ट्रैकिंग करके, अगर हम सबको, जो लोग पाए जाते हैं पॉजिटिव, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो हाई सस्पिशन में उनको भी क्वारंटाइन कर दिया जाए, तो हमें और बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम अचीव नहीं कर पाए तो हमें ऐसा लगता है कि इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। अब्दुल रज़ाक खान, लॉकडाउन बढ़ाने की चर्चा और यह देश कोरोना से लड़ रहा है, सियासी संक्रमण आप लोग फैला रहे हैं, मतलब देश को कोरोना की टेंशन आपको नजर आ रहे हैं। डिटेंशन, क्वारंटाइन सेंटर डिटेंशन सेंटर हैं क्या? लोग ना जाएं वहां पर, कहां जाएं फिर? अमन जी, देखिए, सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, आज शब बारात है। मैं देश के हर एक मुसलमान से अपील करना चाहता हूं कि आज के दिन किसी भी हालत में घर के बाहर न निकलें। जो सरकार कह रही है उसको माने, अपनी जान बचाएं और अपने देशवासियों की जान बचाएं, पहली बात। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन को जेल से छोड़ दिया जाता है ताकि वो जाके विलन को मार दे, फिर पुलिस उसको भगा के जाती है, ट्रेस करती है, पकड़ के लाके अरेस्ट करती है। देखिए, ऐसा खेल है, सरकार खेल रही है। 30 जनवरी को पहला केस जब आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जब एडवाइजरीज मिले थे, डिटेंशन अमन जी, ये डिटेंशन सेंटर कहां से आ गया? 56,000 लोग जो 8 मार्च से 22 मार्च तक आए थे, अगर उनको कहां जाएं कोरोना संक्रमित लोग? उनको अगर से टेस्टिंग कहां जाएं फिर? वो लोग पैरासिटामोल खा करके देश के अंदर आ गए, वायरस फैला दिए। क्या कोरोना संक्रमितों को सरकार खुला छोड़ दे? कांग्रेस जैसा चारी है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं वो डिटेंशन सेंटर है, तो डिटेंशन सेंटर वाले हालात है तो वहां लोगों को नहीं जाना चाहिए। कहां जाएं फिर लोग? खुला छोड़ दे कोरोना संक्रमितों को। आपने जो ग्राफ दिखाई, वो ग्राफ देखकर दिल दहक जा रहा है। इटाली और इंडिया के कंपैरिजन में इटाली 11 टाइम छोटा मुल्क है। इटाली 11 टाइम छोटा मुल्क है। हमारी गलत कहा कपिल सिब्बल ने, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के सामने घुटने टेक रहे हैं। आपको अगर ट्रंप को इंप्रेस करने का काम नहीं करते तो आज कपिल सिब्बल ने गलत कहा, बात खत्म। अरे जितनी कपिल सिब्बल ने गलत कहा, बात खत्म। नमस्ते ट्रंप में दिखाई, सियासी संक्रमण ज्यादा फैला रहे हैं आप लोग। उत्साह नमस्ते ट्रंप में दिखाई, उतनी सीरियसनेस से अगर राहुल गांधी जी की बात जो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी जी की बात को सीरियसली लेना है तो कोरोना संक्रमितों को खुला छोड़ देना है कपिल सिब्बल के हिसाब से। लोग आज 300 किलोमीटर चलते उसके बाद रूपा गांगुली जी मर जा रहे हैं, ये दिन देखना न पड़ता। अरे जाकर देखिए अब क्वारंटाइन सेंटर जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है,
3 टाइम का खाना जिस तरीके से दिया जा रहा है, हम लोग किसी को ना दें, हमारे जानवरों को ना दें। किसको कहाँ क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप ये? अरे कौन सा? आप अपना घर खोल दीजिए ना, फिर क्वारंटाइन सेंटर बनवा दीजिए। में जिस तरीके से अपना घर खोल दीजिए, क्वारंटाइन सेंटर बनवा दीजिए। इतना ही बड़ा दिल है तो ट्रीट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। भेजिए अपने रिपोर्टर्स को। हद है आप लोगों की, अपने रिपोर्टर्स सर। हाँ, जा रहे हैं सर, रिपोर्ट वहां से आ रही है, वहां से आ रही है। क्वालिटी चेक हो रहा है खाने का। हद है सर, आपको वो डिटेंशन सेंटर नजर आ रहा है। क्वालिटी की बात संबित ठीक है। अब्दुल एक मिनट, अब्दुल रज़ाक खान हो गया। संबित जल्दी से, रूपा गांगुली जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संबित पात्रा, आप देख रहे हैं किस प्रकार देश में पैनिक फैला करके फिर से एक युद्ध की परिस्थिति में कम्युनल राइट कराने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानवर से बदतर ट्रीट किया जा रहा है, उनको 3 टाइम खाने नहीं दिया जा रहा है। ये क्या? आप बिल्कुल शांत रहिए। नहीं, अमन भाई, इनके आवाज को कम किया जाए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं और झूठी बातें कहकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, इनकी आवाज को कम करिए। आपको पता है अब्दुल रज़ाक खान, अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से। आपको पता है ना, अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए भैया, अफवाह मत फैलाइए। संबित मत चीखिए, बीच में मत चीखिए। अब्दुल रज़ाक खान एक मिनट, बीच में नहीं। संबित ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है डिटेंशन सेंटर में। अरे धिक्कार है, शर्म आनी चाहिए। और ये दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें आई है। ये देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें। लॉकडाउन के दौरान ये देखिए शायद क्रिकेट खेला जा रहा है यहां पर। ये दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं। और जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक की गलती 99 पर भारी पड़ेगी, सबको लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। यहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है, जामा मस्जिद पर क्रिकेट खेला जा रहा है। ये तस्वीर आपने देखी जहां। और बीच में मत बोलेगा अब्दुल रज़ाक खान, शांत रहिएगा, सीरियस डिबेट है। अरविंद केजरीवाल कुछ कहना, उसके बाद संबित आप बोलिएगा। अरविंद केजरीवाल को मास्क बना लीजिए, बस उसको यहाँ पे बांध लीजिए, नाक और मुंह दोनों ढक जाएं उससे कोरोना आपके अंदर नहीं घुसेगा, तो आप भी सेफ रहेंगे। और अगर मान लीजिए आपको कोरोना है, आपको पता नहीं है आपको कोरोना है, तो आप दूसरे के ऊपर छींक के या खांस के दूसरों को नहीं करेंगे और दूसरों से आप बच जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं समझ रहा हूं कि बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों को हो रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, पर ये सारी आप ही के लिए है, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए है। ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे, आपको पता होगा पिछले 24 घंटे में अमेरिका के अंदर 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 लोगों की पिछले 24 घंटे में। भारत के अंदर उस स्तर पे अगर कोरोना फैल जाए तो कैसे काबू होगा? इसको किसी भी हालत में अपने को रोकना है। तो मास्क पहन के ज़रूर निकलिएगा। कल हमने एक और ऑर्डर पास किया, क्योंकि अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई भी, ना किसी की दुकान चल रही, ना किसी की फैक्ट्री चल रही, ना कोई नौकरी कर पा रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसीलिए टैक्स आना लगभग, सरकार का टैक्स आना बंद हो गया, एक तरह से बहुत कम हो गया है, कम क्या लगभग बंद हो गया है। तो सरकार को महीने 2 महीने के बाद तनख्वाह कहाँ से आएगी? हमें बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ेगी। तो पहला निर्णय तो हमने यही लिया कि अब सरकार में केवल तनख्वाह और कोरोना से संबंधित, जैसे फ्री राशन बांट रहे हैं, फ्री खाना खिला रहे हैं, इन चीज़ों को छोड़ के और कोई सरकार के अंदर खर्चा नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। कल हमने ये आदेश पारित कर दिए हैं और आगे भी और भी कटौती करनी पड़ेगी। जब जब कटौती करेंगे आपको हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में सब लोगों को अपने अपने स्तर पे कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपने अपने स्तर के ऊपर कटौती करनी पड़ेगी। राशन, जैसा मैंने बताया था, 71 लाख लोगों को राशन हम दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उन लोगों को भी अब राशन देना चालू किया है, लेकिन पूरी व्यवस्था अचानक बनानी पड़ी। तो थोड़ी सी मेरे को पता चला है कि फील्ड में दिक्कत आ रही है लोगों को राशन, क्योंकि स्कूलों के जरिए बांट रहे हैं, प्रिंसिपल बेचारे बांट रहे हैं, टीचर राशन बांट रहे हैं। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स का, जो लोग उनका काम नहीं था ये करना, लेकिन वो बेचारे ये काम कर रहे हैं। उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें अभी कई दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगले 2-4 दिन में दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। बस सब्र रखना थोड़ा सा,
आज नहीं तो कल मिल जाएगा राशन, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, मिलेगा तो सही। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबको दिलाऊंगा मैं राशन, आप बिल्कुल चिंता मत करना। दिल्ली में 21 ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें कंटेनमेंट लागू किया गया है। ये कंटेनमेंट क्या होता है? जहां पे हमें कोरोना के कुछ मरीज मिलते हैं उस एरिया को फिर हम सील कर देते हैं। तो कंटेनमेंट मतलब एक तरह से आप ये मान लो शील्ड कर दिया उस एरिया को, एक तरह से वहां पे ऑपरेशन शील्ड चला दिया। शील्ड का क्या मतलब? शील्ड में 6 लेटर हैं। एस का मतलब सील कर दिया, उस एरिया को सील कर दिया। यहां पे मान लो कुछ केस मिले कोरोना के तो उस पूरे आसपास के एरिया को सील कर दिया। उस एरिया के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, पहली चीज। तो शील्ड का एच का मतलब होम क्वारंटाइन कर दिया, वहां के एरिया के लोग अपने अपने घर में रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना कि दिल्ली में 21 इस तरह के इलाके हैं जिनको सील कर दिया गया। 21 हैं। इसी तरह यूपी में 100 से ज्यादा हैं, मुंबई में कई इलाके इस तरह से, बिहार में कई इलाके इस तरह के हैं। वो हॉटस्पॉट्स होते हैं, वो कोरोना प्रभावित, सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से जो शिकार हैं, जहां पर केसेस हैं, उनको हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। दिल्ली में ऐसे 21 इलाके हैं। लेकिन ऐसे समय में तमाम राज्य सरकारें मिलकर लड़ाई लड़ रही हैं कोरोना के खिलाफ। लेकिन जिसका जिक्र अभी अब्दुल रजा खान कर रहे थे, मेरे ख्याल से संबित आप उसका अगर जवाब दे दें कि अगर इनको क्वारंटाइन सेंटर, डिटेंशन सेंटर नजर आ रहे हैं तो लॉकडाउन इनको जेल नजर आएगी। देखिए, इनका एजेंडा एक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको हमेशा राजनीति करनी है और वो भी नेगेटिव बोलना है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी अब्दुल भाई ने किया है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जानवर से भी खराब ट्रीटमेंट की जा रही है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। वो जान नहीं पा रहे कोरोना के बारे में बात करना है, एनआरसी के बारे में बात कर रहे हैं, सीएए के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब मिला जुला कर यहाँ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, कोरोना किसी प्रकार से किसी धर्म को देखकर नहीं होता है। माइग्रेंट लेबर, 75 लाख माइग्रेंट लेबर्स को प्रतिदिन हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से किया जा रहा है। आप रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं। इसलिए यहां पर अफवाह फैलाने की कदाचित कोशिश न की जाए। और ऐसा ही सियासी संक्रमण रूपा गांगुली जी बंगाल से फैलाया जा रहा है दीदी की तरफ से, जिसका भी मैंने बयान आपको सुनाया। आप पीपीई येलो कलर की क्यों भेज दी? हालांकि उनके जो प्रवक्ता बैठे हैं राहुल चक्रवर्ती, उनकी टी शर्ट का रंग शायद येलो है। अभी ये सुमन सिंह है, उन्होंने बताया मुझे ट्विटर पर कि सर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी टी शर्ट का कलर खुद येलो है। रूपा गांगुली जी अमन रुकिए राहुल। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे चीज कलर कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हाई टेंशन पावर कहीं देख लेंगे आप, रास्ते में फुटपाथ के ऊपर कहीं कॉर्नर में लगा हुआ है तो वो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि वो राज्य ब्लू कलर सब पसंद करते हैं। हालांकि वो रेड होना चाहिए या येलो होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पावर वैल्यू। देखिए, ये जो मास्क का अलग अलग कलर्स हैं, इसका वजह है ये कौन से सेक्टर के लोग, जैसे जो बेसिकली जो डॉक्टर्स एंड डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आते हैं, वो कौन से कलर के मास्क पहनेंगे या पीपीई पहनेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कलर कोडिंग, ये यूनिवर्सल कलर कोडिंग हर जगह पे हर चीज पर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे बातें चलती रहती है। तो देखिए, जैसे आप सवाल उठाए थे, सबसे ज्यादा परेशानी में है और रहेंगे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। वही लोग सबसे परेशानी झेल रहे हैं। फिर भी कॉमन लोग मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी परखें और दूर रहें और बार बार हाथ धोना। लेकिन पश्चिम बंगाल में सचमुच मैं बता रही हूँ, अगर आप लोग कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स निकाल कर, क्योंकि देखिए, एक तो बात है कि कितने सामान आए केंद्र से। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के दौरान अगर आपके संख्या कितने पेशेंट्स हैं या कितने सिलेक्टेड हैं, कितने पकड़े गए हैं, कोविड अफेक्टेड हैं, उसके ऊपर से तो आपके जो रिक्वायरमेंट है वही मैच होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए गड़बड़ हो रहा है।
अब इस तरह से जो अगर एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अगर वो ऐसे यही बयान देती रहती कि केंद्र सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा, केंद्र सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा है, तो ये अकेली कर तो नहीं पाती। ये सबको पता है कि राशन कहाँ से आ रहा है, ये सबको पता है कि सामान कहाँ से आ रही है, सबको पता है कि बहुत सारी मदद कहाँ से आते हैं। तो ये क्यों खामखा लोगों तक ये और इतना बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में ऐड डाल के रंग की अपनी कोरोना का रंग थोड़ी ना होता है क्या मतलब है राहुल? कोरोना का तो कोई रंग नहीं होता ना, सबसे सेकुलर कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा और रंग भी नहीं होता। आपकी टी शर्ट का रंग पीला है और आप टीएमसी से हैं, ऐसे कैसे हो गया? अमन जी बात यह है, सुनिए अमन जी, बात आप भी एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का। आप लोग एक रंग लेके पड़ा हुआ है, तब से रंग का बारे में बात करते जा रहे हैं। आप तो खैर सिर्फ रंग ही लेके बात कर रहे हैं। दीदी ममता बात कर रही है, ममता बनर्जी रंग लेके। सुनिए, दीदी जो कह रही है, दीदी अगर ये भी तो चाह रही है, दीदी उसको बताइए। आपने क्यों येलो पहन लिया? आप एजेंट है बीजेपी के। पैसा है, बकिया पैसा है, वो क्यों आने आ रहा है? आपने पीला पहना है, बीजेपी के एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है यार पीला रंग से? बात यह है, अगर पूरा मास्क एक ही कलर का आया तो हर कोई एक साथ पहन लेगा। अलग अलग कलर में डिफरेंशिएट हो सकता है, कौन बीमार पड़ेगा, कौन डॉक्टर पहनेगा, कौन नर्स पहनेगी। बात वो है, बात यह है 9 लाख मास्क का जगह बात सिर्फ 10,000 आया है, वो तो उसका नहीं कह रहे आप सिर्फ एक ही बात कहते जा रहे हैं। भाई राज्य जो लड़ रहा है, लगता है केंद्र भेदभाव करेगा कोरोना संकट में भी? क्या लड़ाई दे रही है उसको आपको लगता है केंद्र भेदभाव कर रहा है कोरोना संकट में भी बंगाल के साथ? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, तो भेदभाव का बात नहीं है अमन जी। हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं जो हमारा पैसा वापस जो है बाकी पड़ा हुआ है वो पैसा मिले, बस बात यही बात है। राज्य लड़ेगा कैसे? पैसा तो चाहिए, राज्यों को पैसा चाहिए। उसको डिपेंड किसके ऊपर करेगा? केंद्र सरकार को ऊपर करेंगे। हम लोग तो उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। रूपा जी जो कह रही है, जो आज ये स्थिति नहीं पैदा जवाब देना चाह रही है, नहीं जा रहे। क्यों ऐसा पैदा हुआ? क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट बंद नहीं हुआ? ठीक है राहुल, रूपा गांगुली जवाब दे रही है आपको। एक मिनट, क्यों इतना देर से इंटरनेशनल फ्लाइट करते? क्यों निजामुद्दीन में आदमी को देर रात आदमी को रखा गया? हम तो ये नहीं कह रहे। ठीक है, जब हमारा डिमांड जो है उसको मांग रहे हैं। ठीक है रूपा गांगुली, इसके बाद संबित मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर जगदीश मैं चिल्लाऊंगी नहीं, अगर उनका आवाज बंद करेंगे तभी मैं बोलिए। आप बोलिए रूपा जी। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, आप लोग को एक बार याद दिला दूं, जब जनता कर्फ्यू डाला गया था, कहा गए थे, प्रधानमंत्री ने कहे थे, उससे पहले भी हम लोग की जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी अंदर, जब राज्यसभा चल रहे थे, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, उससे कुछ 3-1.5 महीने पहले, फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, केंद्र सरकार के सारे जगह पे नोटिफिकेशन चला जा रहा था कि ये आने वाले हैं, ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे संख्या फैल रहे हैं। आप याद करिए, दिसंबर से जनवरी से कई महीनों पहले से ये सारे प्रस्तुति चल रहा था। तो राज्य सरकार का तब सो रहे थे। राज्य सरकार के पास इतने सारे क्लस्टर्स में इतने सारे औरतें काम करते हैं, क्या वो मास्क बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे? आज की तारीख में भी मास्क बनाने वाले जो मटेरियल मिल रहे हैं वो डबल ट्रिपल दाम में मिल रहे हैं। आप सैनिटाइजर बनाने जा रहे हैं तो उसके अल्कोहल जो मिल रहे हैं वो डबल ट्रिपल दाम में मिल रहे हैं। बहुत देर से मैं चुपचाप सह रही हूं और शांति परख के रख रही हूं। संबित, भेदभाव कर रहे हैं आप लोग, करने की आदत छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस कपिल सिब्बल को आपने सुना, यहाँ दीदी परेशान है, वो कह रहे हैं आप उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं संकट काल में भी, कोरोना काल में भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने एक सेकेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आर्काइव से वो दीदी का वो बयान निकालिए। दीदी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, वो चलाया था अपने हेडलाइन में कि ये कोरोना कुछ नहीं है, ये तो दिल्ली वायलेंस को छिपाने के लिए मोदी जी का बहाना है और नाटक है। ये आज से ठीक 20 दिन पहले कि 1 महीने पहले जब दिल्ली में कम्युनल राइट्स हुए थे, तो ममता बनर्जी ने कहा था, एक सेकंड, इनको जरा शांत करिए, ऐसे हम तो इनके बीच में चिल्लाते नहीं, बोल रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं अपने टर्न का। ऐसे क्यों भी आप बोल रहे थे वो चुप थे, एक करके। देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का बनाया हुआ एक हवा है, और मोदी जी और अमित शाह जी दिल्ली के कम्युनल वायलेंस को छिपाने के लिए कोरोना का डर दिखा रहे हैं। इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये ममता बनर्जी का ऑफिशियल बयान है। और आप बोल रहे हैं कि हम येलो नहीं पहनेंगे, हमें ब्लू चाहिए क्योंकि टीएमसी का ब्लू कलर है। ये कोरोना वायरस का विषय है या ये कोई मजाक बना रखा है इन्होंने? मतलब ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ डिबेट पे भी नहीं बुलाना चाहिए। खैर, जनता भारत की बहुत मैच्योर है, बहुत परिपक्व है। मजाक तो टीवी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड देखिए, अगर आपके सामने टीवी है, जामा मस्जिद में क्रिकेट खेला जा रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ क्रिकेट खेल रहे हैं। बना रखा है।
देखिए, कुछ लोगों की गलती रहेगी, पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। अब देखिए, मस्जिद के अंदर छुप के कुछ तबलीगी बैठे, उसका नतीजा आज हिंदुस्तान देख रहा है। कुछ लोग आप देखिए बेचारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो कपड़े खोल के भाग रहे हैं। थूक, पेशाब, मलमूत्र कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लाठी, डंडे, पत्थर, ये सब मारा जा रहा है, उसको भी ममता बनर्जी बचा रही है। तो आप बताइए, ये हिंदुस्तान देख रहा है, बहुत परिपक्व रूपा गांगुली जी कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। रूपा जी वांट टू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? रूपा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, डू नॉट कॉल ममता बनर्जी द चीफ मिनिस्टर दीदी। दीदी शब्द का अपमान मत करिए, ये है, याद रखिएगा। क्या आपत्ति है आपको? दीदी शब्द का अर्थ बंगाली लोगों में बहुत 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 बड़ा चीज है, बहुत बड़ी बात है दीदी। दीदी शब्द का मान रखने के लिए ये काबिल नहीं रह गई। अगर आप 6 साल पहले कहते तो मैं मान लेती, अब तो नहीं दिखती है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। नहीं, ऐसा क्यों मान नहीं रख पाई ना वो। दीदी शब्द का अर्थ जो है ना, आप बंगाली में कहिए ना, आप अगर वो दीदी है, अगर वो दीदी होती तो उनको जिन्होंने वोट दिया उनकी भी दीदी होनी चाहिए थी उनको। वो सिर्फ टीएमसी की दीदी है क्या? पश्चिम बंगाल की दीदी क्यों उनको बोले? राहुल क्यों बोले उनको? वो तो एक अपने पार्टी के अपने लड़कों की दीदी है। पूरा हिंदुस्तान पूरा दीदी कहता है उनको। रूपा जी कहने से ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं बोलना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का आम उनको दीदी कहती है, तो दरकार नहीं है। रूपा जी, हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? रूपा जी कहे या ना कहे, डज इट मेक एनी डिफरेंस? रूपा गांगुली उसको दीदी कहे या नहीं कहे, तो हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है डॉक्टर प्रसाद, दीदी कहते हुए ठीक है डॉक्टर प्रसाद, वो बंगाल के लिए दीदी। डॉक्टर जगदीश प्रसाद 14 अप्रैल के आगे, 21 दिन के आगे जो सवाल सबके जहन में है, या सीलबंदी कुछ इलाकों हॉटस्पॉट्स को सील किया जाना ही बहुत होगा, या देश को लॉकडाउन 14 तारीख से आगे, या सीलबंदी से खत्म होगा कोरोना हॉटस्पॉट्स? देखिए, हमें जो अभी टाइम 1 सप्ताह और हमारे पास है लॉकडाउन का, इस बीच में अगर हम ट्रैकिंग कर लें, स्क्रीनिंग कर लें, लोगों को देख लें और कर पाएं, तब और इसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए, तब तो लॉकडाउन खत्म किया जाए। ठीक, अगर इसका ग्राफ नीचे नहीं आता है तो हमें इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक, बढ़ाने पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर प्रसाद, अब्दुल रज़ाक खान, संबित पात्रा, रूपा गांगुली जी, केसी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े, आतिशी भी थी हमारे साथ, माजिद मेमन भी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप ये बार बार अगर सुन रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, तो एक सवाल अपने आप से भी पूछिएगा कि आपने लॉकडाउन का 100% पालन किया? अपने आप से पूछिएगा। अगर लॉकडाउन का 100% पालन होता तो शायद आज लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत ना आ रही होती। जी न्यूज क्या मानता है, ताल ठोक के हम लोग आपको बता देते हैं। ताल ठोक के मानता है जी न्यूज, देश हित में लॉकडाउन लागू करना जरूरी। जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह की स्पीड कोरोना वायरस की फिलहाल है, जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, देश हित में लॉकडाउन करना, लागू करना जरूरी है। इंडिया मांगे लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ देश, सीलबंदी ही संजीवनी, कोरोना के खिलाफ सीलबंदी ही संजीवनी। सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, कड़ाई से, सख्ती से पालन कराए सरकार, प्रशासन। विपक्ष संक्रमण काल में सरकार का सहयोग करे, सियासत नहीं। सियासी संक्रमण ना फैलाया जाए इस दौरान। ताल ठोक के मानता है जी न्यूज, इंडिया मांगे लॉकडाउन। इस बीच वो तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप, कुछ लोग मजाक बना दिया कुछ लोगों ने कोरोना वायरस का। जामा मस्जिद के पास लॉकडाउन तोड़कर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब आप सोचिए, सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहने की नसीहत, घरों से बाहर ना निकलें, कितनी अपील, आदेश पर आदेश, अपील पर अपील। देश संकट काल में है, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, क्रिकेट खेला जा रहा है जामा मस्जिद में, कोई खेल है, मजाक है इन लोगों के लिए कोरोना वायरस। लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया कोरोना का, कोई खेल है जैसे। आप देखिए, 6228 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मामले हैं 6228 कुल मामले हैं, 189 लोगों की मौत हो चुकी है। 6228 मामले हैं,
189 लोगों की मौत हो चुकी है, संकट काल है, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, तो जामा मस्जिद में क्रिकेट खेला जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख लेते हैं।